नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। आपको 5 की बात में दिखाएंगे कि टीम ट्रंप जो नई बन रही है उससे किस तरह से अमेरिका के प्रशासन में, वहां की व्यवस्था में एक हड़कंप मचने वाला है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार में कई ऐसे चेहरे शामिल किए गए हैं जिनके बारे में दुनिया ज़्यादा जानती नहीं या जानना चाहती है, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार अमेरिकी सियासत और सरकार का हिस्सा बनेंगे। तो दिखाते हैं आपको सबसे पहले कि ट्रंप की नई सरकार में कौन कौन से नए लोग शामिल किए जा रहे हैं, किन अहम मंत्रालयों में कौन से नए लोग हैं जिन पर भविष्य का दारोमदार होगा। तो ट्रंप की जो नई टीम है उसमें शामिल हैं एलॉन मस्क, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE जो एक नया विभाग बना है, उसके प्रमुख होंगे एलॉन मस्क जो कि एक्स और टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं और ट्रंप के हितैषी हैं। उनके कैंपेन में एलॉन मस्क ने एक बड़ा रोल निभाया है, तो इनके लिए एक नए मंत्रालय की गठन किया गया है। साथ साथ भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी जो एक दौर में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बन रहे थे, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख रहेंगे एलॉन मस्क के साथ साथ। ये भारतीय मूल के व्यापारी हैं और ट्रंप के प्रचार प्रसार में इनकी एक बड़ी भूमिका रही है। सबसे दिलचस्प जो है और जिससे आज सब लोग चौंक गए वो है पीट हेग्सेथ का नाम, जो कि रक्षा मंत्री बनेंगे। पीट हेग्सेथ जो हैं वो फॉक्स न्यूज़ के एंकर हैं, वो वामपंथ के आलोचक हैं, अमेरिका फर्स्ट में विश्वास करते हैं। ये भी वो एक मिलिट्री वेटरन भी रहे हैं और उनको फॉक्स न्यूज़ के एंकर के पद से उठाकर अमेरिका में रक्षा मंत्री बनाना ये सभी लोगों के लिए बहुत हैरान करने वाली बात है। उसके अलावा हैं स्टीवन विटकॉफ जो मिड ईस्ट के प्रतिनिधि, इराक अफगानिस्तान युद्ध का अनुभव है और वो ट्रंप के समर्थक रहे हैं। दिलचस्प नाम है मार्को रूबियो का जो विदेश मंत्री बनेंगे। मार्को रूबियो का विदेश मंत्री बनना भारत के लिए एक अच्छी बात है। ये भारत के दोस्त माने जाते हैं। भारत के लिए इनकी पॉलिसीज़ हमेशा भारत और अमेरिका के और बढ़ती हुई दोस्ती और करीबी रिश्तों में विश्वास रखते हैं। माइक वॉल्ट्ज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो भारत के पुराने समर्थक और चीन के आलोचक माने जाते हैं। चीन पर इनका रवैया आक्रामक रहा है, हॉकिश रहा है। इंडियन कॉकस के सह अध्यक्ष रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड और मिलिट्री में इनकी भूमिका रही है। साथ साथ हैं एलिस स्टेफनिक जो संयुक्त राष्ट्र के राजदूत रहीं और राष्ट्रपति चुनाव में अहम सहयोगी की भूमिका उन्होंने निभाई है। टॉम होमन एक और नाम है जो प्रभारी होंगे अमेरिकी सीमाएं, अवैध अप्रवासी निर्वासन सब इनके जिम्मे रहेगा, जो कि ट्रंप के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। अवैध प्रवासी निर्वासन यानी कि माइग्रेशन की जो समस्या वहाँ पे इमिग्रेंट्स की जो रही है वो। क्रिस्टी नोएम आंतरिक सुरक्षा मंत्री होंगी, दक्षिण डकोटा की गवर्नर रही हैं। सीमा संकट से लड़ने के लिए नेशनल गार्ड सैनिकों को 8 बार इन्होंने भेजा है, क्रिस्टी नोएम। इसके अलावा है बिल मैकगिनले, व्हाइट हाउस की वकील हैं, पूर्व व्हाइट हाउस कैबिनेट सचिव रहे हैं। जॉन रैडक्लिफ जो प्रमुख बन रहे हैं सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के, पूर्व निदेशक रहे हैं नेशनल इंटेलिजेंस के। तो ये एक स्वरूप दिख रहा है ट्रंप की कैबिनेट का। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसे शपथ तो जनवरी में ले रहे हैं और इसके पहले वो अपनी कैबिनेट की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जिसमें अमेरिका की सरकारी व्यवस्था और अफसरशाही में एक बड़ा हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। तो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में ये रिपोर्ट। आपको सबसे पहले आप दिखा दें एक दिलचस्प खबर जो फॉक्स न्यूज़ एंकर जो रक्षा मंत्री बन रहे हैं, अमेरिका के अगले रक्षा मंत्री जिनके नाम का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। फॉक्स न्यूज़ के को-होस्ट, लेखक और पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी पीट हेग्सेथ को रक्षा सेक्रेटरी के रूप में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। उनकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 44 साल के पीट हेग्सेथ
इससे पहले नेशनल गार्ड में पैदल सेना का नेतृत्व कर चुके हैं। बतौर सैन्य अधिकारी उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में काम किया है और उन्हें 2 ब्रॉन्ज स्टार मेडलों से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखते हैं कि कौन है पीट हेग्सेथ। 2014 से वो फॉक्स न्यूज़ में बतौर कंट्रीब्यूटर शामिल हुए और अब वो फॉक्स और फ्रेंड्स वीकेंड के को होस्ट हैं और साथ ही फॉक्स नेशन के लिए एक एंकर के रूप में भी काम करते हैं। अमेरिका फर्स्ट में वो विश्वास करते हैं। उनके नाम की घोषणा करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने पीट हेग्सेथ को सख्त, स्मार्ट और अमेरिका फर्स्ट में सच्चा विश्वास रखने वाला बताया है। ट्रंप ने कहा है कि पीट के नेतृत्व में अमेरिका के दुश्मन चौकन्ने हो गए हैं। हमारी सेना फिर से महान होगी और अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ साथ जो नए रक्षा मंत्री बन रहे हैं अमेरिका के पीट हेग्सेथ, वो एक लेखक भी हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेखक के रूप में हेग्सेथ की तारीफ की है और कहा है कि उनकी पुस्तक द वॉर ऑन वॉरियर्स सबसे अधिक बिकने वाली किताब थी और ये हमारे योद्धाओं से वामपंथी विश्वासघात को दर्शाती है और ये भी बताती है कि हम अपनी सेना को योग्यता, घातकता, जवाबदेही और उत्कृष्टता की ओर वापस कैसे ले जा सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार हेग्सेथ की 2019 में ट्रंप से पैरवी के परिणाम स्वरूप 2 सेवा सदस्यों जिन पर हत्या का आरोप था उनको क्षमा कर दिया गया था और तीसरे के रैंक की बहाली हुई, जिसे इराक में एक शव के साथ पोज करने का दोषी पाया गया था। हेग्सेथ एक आईवी लीग से निकले हुए हैं। उन्होंने प्रिंसटन और हार्वर्ड दोनों से ग्रेजुएशन किया है। उनकी वेबसाइट पर यह बताया गया है कि उन्होंने अपनी डिग्री हार्वर्ड को वापस भेज दी थी क्योंकि उनका आरोप था कि वहाँ पर वामपंथी झुकाव था और वो इसकी ऑन एयर आलोचना भी कर चुके हैं। तो अब आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट की जो नया एक स्वरूप तैयार हो रहा है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट का। हालांकि वो शपथ तो जनवरी में ले रहे हैं, लेकिन जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं अपने कैबिनेट की, उसमें अमेरिका की सरकारी व्यवस्था और वहाँ पर जो जमी जमाई अफसरशाही है उसमें किस तरह का उलटफेर हो सकता है और कितना बड़ा हड़कंप मचता नजर आ रहा है। मस्क के साथ मिलकर ट्रंप का सरकार में बड़े उलटफेर का बोल्ड प्लान तैयार है। ये है ट्रंप का मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इससे होगा सरकार में बड़े स्तर पर उलटफेर और इसका कार्यभार संभालेंगे एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी। ट्विटर के सीईओ और दिग्गज कारोबारी एलॉन मस्क और उद्यमी विवेक रामास्वामी नए विभाग DOGE का नेतृत्व करेंगे, यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, सरकारी उद्यमता विभाग। मस्क ने एक्स पर इसका ऐलान भी किया है। लोगों ने बड़े बदलाव के लिए वोट किया है। जैसा कि विवेक रामास्वामी ने कहा, हम नर्म रुख नहीं अपनाएंगे। इसी बड़े उलटफेर के लिए बनाया गया है DOGE। ट्रंप ने ऐलान किया है कि एलॉन मस्क और रामास्वामी इसके मुखिया होंगे और पारंपरिक सरकारी ढांचे के बाहर काम करेंगे, व्हाइट हाउस को सलाह देंगे और मार्गदर्शन करेंगे। तो देखें क्या है DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी वो विभाग जो सरकार की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। मस्क और रामास्वामी इसके मुखिया होंगे। बजट और मैनेजमेंट विभाग के साथ काम करके बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल बदलाव पर काम करेंगे। ट्रंप का कहना है कि इससे सरकार और उद्यमी बनेगी, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। इससे पहले की बनाई हुई सरकारी व्यवस्था की जड़ें हिल जाएंगी। विभाग का काम होगा सरकारी खर्चे को घटाना, कार्यक्षमता बढ़ाना, सरकार में अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी को घटाना, फेडरल सरकार के कामकाज को व्यवस्थित करना, सरकार चलाने में एक नया अप्रोच लाना, एक आधुनिकता लाना। तो सरकारी ढांचे और व्यवस्था में एक बड़े हड़कंप की तैयारी में है ट्रंप। सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने का ट्रंप का जो प्लान है उस पर मस्क का बड़ा प्रभाव है। ट्रंप और मस्क की जोड़ी और दोस्ती पुरानी है। एलॉन मस्क अक्सर ट्रंप के मारा लागो रिजॉर्ट पे नजर आते रहे हैं।
ट्रंप के समर्थन में उन्होंने कई रैलियां भी की हैं। ट्रंप ने भी जमकर मस्क की तारीफ की और बताया कि एक नया सितारा उभरा है। Who did you say? Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago. And I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. मस्क मौजूदा सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं। सरकार के नए विभाग के बनने के ऐलान के बाद मस्क ने एक्स पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की और कहा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डेमोक्रेसी को खतरा नहीं, ब्यूरोक्रेसी को खतरा है। मस्क ने कहा है कि इससे पूरे सिस्टम में शॉक की लहर फैल जाएगी। तो अमेरिका की पूरे सिस्टम में और जो बनी बनाई जमी हुई एक व्यवस्था है, वहाँ पे प्रशासनिक या फिर अफसरशाही की जो व्यवस्था है, उसमें कई नए चेहरे नज़र आएंगे और कोशिश यही है कि इस सबको बदल दिया जाए। तो एक हड़कंप मचने की वहाँ पर तैयारी है और इससे दूसरे देशों में भी एक प्रतिक्रिया आ रही है कि ये जो बदलाव होगा वो दूसरे देशों के लिए क्या मायने रखेगा। तो इसकी तैयारी इस समय अमेरिका में ज़ोर शोर से चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक नए चेहरे नजर आ रहे हैं। 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद देखेंगे क्या कहा है एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में और इसके साथ ही बुलडोजर जस्टिस पर कोर्ट ने क्या कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक इंटरव्यू इन दिनों खूब चर्चा में है। एस जयशंकर पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे थे, जहां उन्होंने टीवी चैनल स्काई न्यूज़ में एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू करने वाली पत्रकार शेरी मार्कसन ने भारत की रूस के साथ दोस्ती पर उनसे सवाल पूछा और कहा कि क्या भारत को इसकी चिंता नहीं कि इससे ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। इस पर विदेश मंत्री ने अपने जाने पहचाने अंदाज में साफ शब्दों में कहा कि आज के समय में देशों का कोई एक्सक्लूसिव रिलेशन नहीं होता। कहा कि आपको जैसा दिख रहा है दरअसल वास्तविकता में वैसा नहीं होता। उन्होंने पाकिस्तान की मिसाल दी और कहा कि अगर हम आपके तर्क के हिसाब से सोचें तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ कई देशों के रिश्ते हैं और ऐसे में भारत को भी परेशान होने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने आगे कहा कि आपके सवाल के उलट रूस के साथ भारत के रिश्ते से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फ़ायदा हो रहा है। प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पूरी तरह से तबाह हो जाता, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट पैदा हो गया होता और इससे पूरी दुनिया में महंगाई चरम पर होती। तो आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं महाराष्ट्र के जिंतूर में, जहां पर इस वक्त अमित शाह की रैली हो रही है। 10 लाख महात्मा ज्योतिराव फुले स्वास्थ्य बीमा किया और परभणी जिले में 29,000 गांवों में शौचालय बनाए और 57,000 गांव बनाए और उज्ज्वला योजना से 1,40,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया। मैं आज उद्धव ठाकरे जी को कहने आया हूं, अघाड़ी सरकार ने परभणी के लिए क्या किया इसका लिस्ट लेकर आओ जरा। और जिंतूर वालों, 10 साल तक इस शरद राव केंद्र में मंत्री रहे, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, महाराष्ट्र को केवल 1,91,000 करोड़ रुपया दिया और मोदी जी ने 2004 से 14 अघाड़ी ने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ दिया और मोदी जी ने 14 से 24 में 1,91,000 करोड़ के सामने 7-10 लाख 15,000
890 करोड़ रुपया देने का, और वर्धमान का पोर्ट 70,000 करोड़ का एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट भी बन रहा है। और 2 साल से एफडीआई इन्वेस्टमेंट में हमारा महाराष्ट्र नंबर 1 है, नंबर 1 है। माताओं, भाइयों, बहनों, महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम केवल और केवल यूपी सरकार कर सकती। महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र के गरीब, महाराष्ट्र की महिला और महाराष्ट्र के युवा का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और महाराष्ट्र को बम धमाकों से सुरक्षित करने का काम भी यूपी सरकार ही कर सकती है। मुझे बताओ जिंतूर वालों, 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे बोलोगे क्या? जोर से बोलो, 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मेघना ताई को जिताओगे क्या? महायुति की सरकार बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भाई भवानी, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिंतूर वालों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमित शाह जो कि एक चुनावी सभा कर रहे हैं महाराष्ट्र के जिंतूर में। एक के बाद एक लगातार चुनावी सभाएं वहां पे जारी हैं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान होंगे और किसकी सरकार बनेगी ये तय हो जाएगा। 23 नवंबर को सभी पार्टियां रैलियों में जुटी हुई हैं। और इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की है हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े ने। हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। ये बेहद खास मुलाकात है। चुनाव के वक्त सीएम साहब आपने समय निकाला, धन्यवाद। किस तरह का माहौल दिख रहा है? आप जगह जगह घूम रहे हैं और कल तो आपने लगातार 7 रैलियां कर डाली। पूरा माहौल महायुति का है। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब चुनाव है, कब वोटिंग है, कब मतदान है, कब महायुति को वोट करते हैं। ऐसा सब लोग में वो जोश है, उत्साह है। सभी लोगों में एक इस बार के चुनाव में अलग भावना है, क्योंकि ये सरकार फिर से जनता चाहती है। क्योंकि 2-2.5 साल में हमारे सरकार ने जो महायुति ने काम किया है वो आज तक के इतिहास में इतना काम कभी नहीं हुआ है। और इसलिए लोग चाहते, जैसे महाविकास आघाड़ी ने सब काम बंद कर दिए थे। मैंने अभी कहा था कि सब कामों में स्पीड ब्रेकर ठोक दिया था। नाम बताओ क्या? मैं मेट्रो है, कारशेड है, समृद्धि है, अटल सेतु है, कोस्टल है, जलयुक्त शिवार योजना किसानों के लिए, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड है, जहाँ पानी समुद्र में बह जाता है वो उसके प्रोजेक्ट है, सब बंद कर दिए गए, सब ठप। क्यों? यूटी सरकार ने किया। ऐसे जेलसी, ये ईगो, इसकी वजह से बंद। पहले हमने उसको शुरू कर दिया, काम शुरू हो गया, उद्घाटन भी हो गए। मोदी जी आए थे उद्घाटन में कई प्रोजेक्ट के। और फिर कल्याणकारी योजनाएं हम शुरू की। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, बेटी मुख्यमंत्री लड़की लेख, लखपति, लड़कियों का उच्च शिक्षण, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना है फ्री में, मुफ्त में, 3 गैस सिलेंडर, किसानों को कर्ज माफ़ करना, किसानों को 7.5 HP पंप का जो किसान है 45 लाख उनको बिजली मुफ्त में देना, ये सब काम हमने कर दिया। और वयोश्री योजना सीनियर सिटीजन के लिए, घर में से हर एक किसी ना किसी को राज्य सरकार से कुछ ना कुछ राहत देने का काम हमने किया है। तो लोगों में एक फीलिंग है कि हमारी लाडली बहना तो बहुत उत्साहित है। एक तो उनको गुस्सा है सौतेले भाई पर, उन्होंने दुष्टता की है,
उनके खिलाफ कोर्ट में गए, उनकी योजना बंद पाड़ने के लिए गए, उनकी योजना को बदनाम किया उन्होंने। इसलिए गुस्से में उनको वोट करना है महायुति को। और इसलिए 20 तारीख को देखो आप क्या होता है। महायुति थंपिंग मेजोरिटी से जीतेगी। सर, एक मुख्य तौर पर ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने जो लाडली बहन योजना की, अब कांग्रेस ने अपना रेट जो है वो बढ़ा दिया। उनका कहना है कि 3,000 देंगे। तो आपको लगता है कि आप लोग को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है? देखो, उनके पास रेट भी नहीं और डेट भी नहीं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। अभी वो घोषणा जो है झूठी है, क्योंकि कई राज्यों में उन्होंने लोगों को फंसाया है। घोषणा करने के बाद सरकार में आने के बाद हाथ ऊपर करते, हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार देवे। ये ऐसा कुछ होता है क्या? उनके तो प्रमुख जो है, उन्होंने तो खटाखट पैसे देंगे बोले, 1 भी रुपया नहीं गिरा। लेकिन हम पटापट दे दिए, 5 हफ्ते दे दिए। हमारे लाडली बहन को नवंबर का भी आचार संहिता लगेगा, इसके लिए वो उसका भी दे दिया। इसीलिए उन्होंने बहुत विरोध किया, और अभी उनको लगता है ये लाडली बहन हमारी वाट लगाएगी, हमारा सुपड़ा साफ करेगी, हमारे को घर पे बिठाएगी। इसलिए उन्होंने भी एक नई योजना कर दी। लेकिन हमने तो ऑलरेडी योजना कर दी, मेरी लाडली बहना के खाते में पैसे जा रहे हैं, तो अभी उनको बस भरोसा कौन करेगा, उनके ऊपर विश्वास कौन करेगा? उन्होंने एक बार पहले भी ऐसे ही एक बार ऐलान किया था, बिजली माफ़ करना। जैसे चुनाव हो गया ख़त्म, चुन कर आ गए, बिजली का बिल वापस गया। हम लोग अभी 0 बिल दिए है। जो किसान है 7.5 HP का पंप से खेती करने वाले किसान, उनका बिल माफ़ कर दिया, 0 बिल जाना लगा। ये हम लोग बोलते वो करते हैं, बोलते वही करते हैं। सर, मेरा 2 आखिरी सवाल है। एक तो आरोप लग रहे हैं कि ये जो नारेबाजी हो रही है, कटेंगे तो बटेंगे या फिर एक है सेफ है, आप कैसे देखते हैं? आपको क्या ये नारे पसंद है? आपको लगता है इस तरह से? देखिए, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट का मुद्दा और कल्याणकारी योजना, विकास और कल्याणकारी योजना हमने की है, और उसको मैं बहुत समाधानी हूँ कि लोगों में इतना काफ़ी संतोष है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ सोचा, हर वर्ग के लिए सोचा। तो जो लोकसभा में जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग जैसे जिस तरह से हुई थी, कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा हुई, कुछ लोगों की कम हो गई। तो अभी एक साथ होकर लोकशाही में जो करना है कि जैसे सभी मशीनरी बताती है वोटिंग बढ़ाओ, वोटिंग बढ़ाओ, वोटिंग बढ़ाओ, तो क्या वो बोलने का अधिकार नहीं कि अपने कार्यकर्ताओं को? उसका अर्थ आप लोग अलग क्यों ले रहे हैं? उसका पॉजिटिव अर्थ लो कि एकजुट होकर मतदान का परसेंटेज बढ़ाओ, ये लोकशाही में जो हमें करना है वो करो। इसका अर्थ आप दूसरा मत लो। एक और ये उद्धव ठाकरे की तरफ से उनकी बैक चेक हो रही है, उसको लेकर वो वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमको टारगेट किया जा रहा है। अरे भैया, अभी मेरी लोकसभा में भी मेरी बैक चेक हुई थी। अभी भी मैं जहाँ जाता हूँ तो मैं पहले निकल जाता हूँ, वो लोग आते हैं, सब बैगा चेक करते हैं, हमारा आदमी उधर खड़ा रहता है। मैं और ये अभी गडकरी साहब का, देवेंद्र जी का, अजय दादा का बैग मेरे ख्याल से चेक किया। तो इसमें क्या है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या जो जो इलेक्शन ड्यूटी वाले जो है वो उनका काम है। तो इसमें क्या है, हमारे पास कर नहीं तो डर क्यों करने का? हम लोग सिर्फ वीडियो नहीं बनाते उसके, और वीडियो नहीं डालते, वायरल नहीं करते। हमारे वो उनकी ड्यूटी है वो करते, हमारा ड्यूटी हम करते। लोकसभा चुनाव में आपका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा था, इस बार आप कैसा आंकड़े हैं? महायुति का स्ट्राइक रेट बेस्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और हमने काम किया है उसके हमें भरोसा है 2.5 साल में। और इसलिए इस कार्य की हमने काम किया है, इस चुनाव में लोग थंपिंग मेजोरिटी से हमें जिताएंगे। सर, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तो ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनको विश्वास है कि चुनाव में इस बार जनता महायुति का साथ देगी। नमस्कार। तो एक तरफ आज झारखंड में पहले चरण का चुनाव हुआ, दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, और इसी क्रम में पीएम मोदी ने आज देवघर के सारठ विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान पीएम ने हेमंत सोरेन सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर घेरा, कहा कि घुसपैठियों ने आपका रोजगार और जमीन छीनी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कई जातियों के नाम गिनाते हुए कहा कि ये सभी ओबीसी हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि ये जातियां आपस में लड़ जाएं।
पीएम ने कहा कि बीजेपी ने झारखंड बनाया और हम ही इसे संवारेंगे। झारखंड की ऊर्जा से पूरा देश रोशन हो रहा है। मेरा सपना है कि झारखंड देश के अग्रिम राज्यों में खड़ा हो। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में माता, बहनों, बेटियों का स्थान बहुत ऊंचा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां हमारी एक बेटी, हमारी बहन को कांग्रेस के नेता गाली देते हैं, बद्दी बद्दी गालियां देते हैं। बहन सीता सोरेन के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आई कहां से? वो जानते हैं कि जेएमएम को आदिवासी बेटी के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक है। कांग्रेस के शहजादे ने साफ कर दिया है कि वो एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इनके पिताजी जब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा थे, आज जो राजकुमार है ना, उनके पिताजी, तब ही उन्होंने आरक्षण हटाने का ऐलान कर दिया था। और तब से आज तक कांग्रेस को कभी भी केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। Hello, Moto. मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स ट्वीट ऑफ द डे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर यह पोस्ट किया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट देने जा रहे अपने सभी युवा साथियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। याद रखें, पहले मतदान फिर जलपान। दिल्ली की वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस मौसम में पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, यानी कि सिवियर कैटेगरी। वैसे लगातार पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा से ये सिवियर कैटेगरी में था, वेरी पुअर कैटेगरी में था, और अब ये गंभीर यानी कि सिवियर हो गया है। AQI 400 के ऊपर है, 429। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार दिल्ली के 36 मॉनिटरिंग स्टेशन में से 30 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में बताया। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभांग ठाकुर। शुभांग, आज सुबह से ही प्रदूषण और ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि तापमान में भी कुछ गिरावट आई है और एक स्मॉग की चादर जो है वो चारों तरफ नज़र आ रही है। तो ये कई स्टेशंस पे नज़र आया है, दिल्ली NCR सभी जगह पर ये दिखाई दिया स्मॉग। तो क्या जानकारी है इस बारे में? गुणवत्ता जो इतनी ख़राब हुई है, कितने दिन ये बनी रहेगी और क्या बता रहे हैं मौसम विभाग के लोग? साथ ही सरकार की इसके ऊपर क्या कोई प्लानिंग है? जी देखिए, बिल्कुल, और ये हर साल की कहानी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। हर बार ग्राफ का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदूषण है वो बढ़ जाता है। इस सीजन में ये पहली बार है जब आंकड़ा 400 पार हुआ है, यानी कि गंभीर श्रेणी में पहली बार जो दिल्ली का औसतन AQI है वो आ पहुंचा है और 429 की आंकड़ा है। हालांकि सुबह के समय अगर बात करते हैं तो 370 CPCB में आंकड़ा आ रहा था, लेकिन देखा जा सकता था क्योंकि दिल्ली की जो पूरे इलाका है वो एक मोटी परत जो प्रदूषण की है वो जरूर वहां पर छाई हुई थी। और ऐसे में IMD के मुताबिक देखिए, जो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट है वहां पर जो विजिबिलिटी थी
वो 0 मीटर रही, यानी कि बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके चलते कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया, कुछ फ्लाइट्स देरी से भी चली गई। तो ये तमाम जो देखने को मिलता है, ऐसे में देखिए एक इसका सिलसिला होता है जब सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसको देखते हुए इन्हें लागू किया जाता है। फिलहाल अभी क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 400 का पार आंकड़ा जो है वो हो गया है, तो यानी कि गंभीर श्रेणी में आने के बाद अब CAQM द्वारा ग्राफ 3 लागू कर देना चाहिए, क्योंकि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो यही कहता है कि जब 400 पार आंकड़ा जाएगा, दिल्ली का औसतन आंकड़ा जो 400 पार हो जाता है, तो उसके बाद ग्राफ का जो तीसरा चरण है उसे लागू किया जाता है। और अब किसी भी क्षण कभी भी ग्राफ का तीसरा चरण लागू हो सकता है, लेकिन हालांकि उसके थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। जब ग्राफ का दूसरा चरण जो है वो अभी तक लागू है, और इसके तहत भी जितने प्रतिबंध लगाए गए थे, सरकार द्वारा कहा गया था कि तो ये ग्राफ जो का तीसरा कंट्रोल है चरण लागू pollution होगा का, तो उसमें वो क्या नए कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल देखिए हर साल की ये कहानी होती है, और ऐसे में जब ग्राफ का तीसरा चरण जब लागू किया जाता है तो BS3 और BS4 की जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां होती है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जो तमाम प्रतिबंध अभी लगे हुए हैं वो रहते ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा जो निर्माण और विध्वंस कार्य है उन पर भी रोक लगा दी जाती है, लेकिन जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कार्य होते हैं उन पर रोक नहीं लगाई जाएगी। उसके अलावा जितने भी निर्माण और विध्वंस कार्य होते हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी। और जो कोयले का इस्तेमाल है वो अभी से इस बार बैन कर दिया गया है। कुछ बदलाव जरूर इस बार ग्राफ में लागू किए गए थे। कई ऐसे जो प्रतिबंध थे जो ग्राफ 3 में लगाए जाते थे उन्हें ग्राफ 2 में भी देखने को मिला, और अब फिलहाल ये देखना होगा कि इस बार क्या बदलाव आएगा जी। ग्राफ 3 में। लेकिन आमतौर पर देखा यही जाता है कि जो गाड़ियां हैं उनको कम करने के लिए जो पार्किंग फीस है, जो शुल्क है, उसको बढ़ा दिया जाता है। ये भी फिलहाल पहले से इस बार कर दिया गया है। देखना ये होगा कि इस बार और क्या नए जो प्रतिबंध हैं तो ये वो लगाए देखना जाएंगे, होगा। लेकिन जाहिर तौर पर ग्राफ 3 लागू होने की अब जरूरत है। जी, कि सिवियर कैटेगरी में जब यहाँ पे AQI है तो ग्रैप 3 लागू किया जाएगा। इसमें क्या नया होगा? ये ज़रूर है कि इसमें जो BS4 स्टैंडर्ड की गाड़ियाँ हैं डीजल और पेट्रोल की, उन पर रोक लगाने की बात है, लेकिन क्या कुछ नया किया जा सकता है? क्योंकि लगातार हवा बेहद ख़राब बनी हुई थी वेरी पुअर कैटेगरी में, और अब जाकर वो सिवियर कैटेगरी में भी आ गई है। और अब आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला बुलडोज़र की कार्रवाई पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पे बुधवार को ये फैसला सुनाया और कहा कि ऐसी अवैध कार्रवाई जो है वो असंवैधानिक है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बुलडोज़र एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उनका घर नहीं छीना जा सकता। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं, किस तरह की ब्रेक लगाई है, दिखाते हैं आपको। अवैध बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक और दुर्भावनापूर्ण है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आरोपी या दोषी होना संपत्ति गिराने का आधार नहीं है। तोड़फोड़ अवैध हो तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा। कानून का उल्लंघन सिद्ध होने पर ही तोड़फोड़ हो सकती है। अधिकारी को बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों। तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित समय देना होगा और उचित नोटिस होना चाहिए। सुनवाई होनी चाहिए। उचित फोरम में तोड़फोड़ के आदेश को चुनौती देने के लिए समय दें। पंजीकृत पोस्ट के जरिए यानी कि रजिस्टर्ड पोर्ट के जरिए नोटिस भेजा जाए। तोड़फोड़ की कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड हो। अनाधिकृत निर्माण साबित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उचित समय दें। सड़क पर महिलाओं और बच्चों को देखना सुखद तस्वीर नहीं है। ये भी कहा है कोर्ट ने कि राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है। भूमि, जल निकायों, वन भूमि पर अतिक्रमण को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर अवमानना की कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने बात की है वरिष्ठ वकील MR शमशाद से। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर ब्रेक लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर में जो पहिया था बुलडोजर का उसको पंचर कर दिया। हमारे साथ MR शमशाद साहब हैं जो ऐसी याचिका लेकर अक्सर आते हैं और वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। सर, इस फैसले को हम किस वजह से हम इसे लैंडमार्क फैसला मानेंगे? इस फैसले को लैंडमार्क फैसला इसलिए मानना ज़रूरी है कि जो कई सालों से जो बुलडोज़र रातों रात किसी के घर को जाकर तोड़ देता था, उस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने देखा है हिंदुस्तान के
संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में कि कानून क्या है हिंदुस्तान का, संविधान क्या कहता है और उस संविधान में एक किसी के घर की क्या अहमियत है, उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया है इस फैसले में और कहा है कि इस घर से हर इंसान का एक होप, एस्पिरेशंस और फ्यूचर जुड़ा हुआ है। किसी एक इंसान के किसी क्राइम में सस्पेक्ट होने से या कॉन्विक्ट होने से आप घर को इस तरह नहीं तोड़ सकते। घर को तोड़ने का एक अलग कानून है। उस कानून की प्रक्रिया को आप जब तक सही स्पिरिट में फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप घर को टच नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ पावर को लेके बहुत हम कहेंगे कि अहम फैसला इन्होंने जो दिया है उसमें साइड किया है इंदिरा गांधी वर्सेस जयनारायण राजनारायण। तो और कहा भी है कि न्यायपालिका की जगह कार्यपालिका नहीं ले सकती। कौन व्यक्ति दोषी है या नहीं है, ये फैसला सिर्फ न्यायपालिका करेगी, अदालतें करेंगी। देखिए, किसी डेमोक्रेसी को काम करने के लिए न्यायपालिका के काम को आप ना हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको ले सकते हैं। यहाँ क्या हुआ कि आपने फैसला किया और सुबह में घर तोड़ दिया, तो जब वो मामला कोर्ट में जाता तब उस पर यह फैसला होता कि जो एग्जीक्यूटिव ने फैसला किया है वो सही था या गलत था। तो इस बैकग्राउंड में कोर्ट ने कहा है कि आप अपना काम ज़रूर करिए जो एग्जीक्यूटिव्स को पावर है, लेकिन आप इस तरह मत करिए कि अदालत को आप बाईपास कर दें। जी, और तीसरी बात शमशाद साहब एक और अहम है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की बात न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने की है बल्कि तय भी कर दी है कि अफसरों को कंटेम्प्ट भी फेस करना पड़ेगा, उनको उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी होगा, मुकदमा भी चलेगा और साथ साथ अपनी जेब से उनको वो खर्च भी देना पड़ेगा। ये पहली बार डीके बसु में हुआ था और बहस के दौरान हम लोगों ने ये पॉइंट आउट भी किया था। मैं बहुत खुश हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को कंसिडर किया है, एक्सेप्ट किया है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सिस्टम की है वो अकाउंटेबिलिटी की है। कोई अगर कुछ कर देता है जो बाद में गलत साबित हो जाता है, इलीगल माना जाता है, उसके बाद फिर उन ऑफिसर से कुछ पूछा नहीं जाता कि आपने जो ये गलत किया उसकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी क्या है। इस फैसले में जो दो बात हुई है कि उसकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी और सिर्फ पर्सनल अकाउंटेबिलिटी मॉनेटरी कॉन्सेप्ट में नहीं या डिपार्टमेंटल सर्विस एस्पेक्ट में नहीं, बल्कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी माना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ज़रूरी भी था।